The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadhshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट, फंक्शंस, लिमिट्स ये सब टॉपिक्स है वो कवर कर चुके हैं. आज की इस वीडियो से हम कॉन्टिन्यूटी को पढ़ना शुरू करेंगे और कॉन्टिन्यूटी का जो टॉपिक है वो लिमिट्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. यानी कि अगर आपने लिमिट्स नहीं पढ़ा होगा तो आपको कॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझ में नहीं आएगा. इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इससे पहले लिमिट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको समझ कर आइए. कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है. देखिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, एक लेमैन के लिए क्या मतलब होता है लेमैन लैंग्वेज में, यानी कि एक नॉर्मल इंसान के लिए कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है. फिर हम उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम उसका ग्राफिकल एंगल देखेंगे कि ग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी कैसे दिखती है, और फिर हम मैथमेटिकल देखेंगे. आज की इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं. ठीक है, यानी कि आज की इस वीडियो से हम कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं और ये समझेंगे कि जो कॉन्टिन्यूटी है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करती है और इसका लिमिट से किस तरीके से रिलेशन होता है. ठीक है, देखिए कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं हिंदी में बात करूं, यानी कि एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, एक ऐसे इंसान की बात करूं जिसको मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, पहले वो समझते हैं उसके लिए कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है. कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई भी काम अगर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है. कॉन्टिन्यूअस हो रहा है का क्या मतलब है, यानी कि जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, नो डिस्टरबेंस. ठीक है, अगर कोई भी काम कॉन्टिन्यूटी के साथ हो रहा है, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, तो हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस हम काम कर रहे हैं. जैसे कि हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम, यानी कि जब काम हो रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी में. अब हम इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं. ठीक है, इंटरप्रिटेशन देखने के लिए हमको समझने की जरूरत है. अब हम लेमैन की लैंग्वेज में तो नहीं बता सकते. लेमैन की लैंग्वेज में तो हमने बता दिया कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी, जो काम एक साथ होता रहे, जिसके बीच में ब्रेक ना हो, दैट इज कॉन्टिन्यूटी. अब अगर हमें इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझना है तो हमें एक फंक्शन की जरूरत होगी. अब डे 1 से हम क्या फंक्शन मान रहे हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. इसमें क्या है, x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब अगर हमारे ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का क्या मतलब होता है, यानी कि जिनमें चेंज होता है, विच डू चेंज ओवर टाइम. चेंज ओवर टाइम यानी कि अगर आज x 1 है, कल 2 है, फिर 2.1, 2.2, 2.2 ऐसे ऐसे कर करके बहुत थोड़ा थोड़ा जो चेंज होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. कॉन्टिन्यूअस चेंज की जो कैपेबिलिटी होती है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में होती है. ध्यान से समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के ऊपर ही कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है किस चीज की, कि वो कॉन्टिन्यूअस चेंज होता रहे ओवर टाइम. अब y अपना अलग चेंज हो रहा है, y इज ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, x इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि इन दोनों में अपने इंडिविजुअल चेंज होने की कैपेबिलिटी है. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, एनी चेंज इन x विल लीड टू चेंज इन y विच इज क्वाइट एविडेंट. यानी कि कोई भी एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस चेंज जो x में होगा वो y में भी होगा. क्यों, x इंडिपेंडेंट है, अगर हमारा x चेंज हो रहा है तो y भी हमारा साथ साथ चेंज होगा. तो जब चेंज होगा एक साथ उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स. और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में क्या मैंने 2 कंडीशन बताई अगर हमें क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट समझना है. एक तो इंडिविजुअल वेरिएबल में चेंज होने की कैपेसिटी होनी चाहिए और दूसरा इंडिविजुअल वेरिएबल में चेंज होने के साथ साथ y x में अगर हम कोई चेंज करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम कोई चेंज करें तो इट विल लीड टू चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल टू. दैट्स द कॉन्सेप्ट. अब इसको हम एक बात और समझना चाह रहे हैं कि अभी हम जितनी भी कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं वो एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट वाला जो फंक्शन है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं. याद रखना, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ना, पॉइंट और इंटरवल, ये कॉन्टिन्यूटी का रेगुलर कॉन्सेप्ट्स देंगे. फिलहाल हम पॉइंट की बात कर रहे हैं. ठीक है,
समझा? अब इतना हमने अभी तक क्या समझा कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें स्लोली चेंज होने की कैपेसिटी होती है उसको हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। एक्स और वाई दोनों खुद से भी चेंज हो सकते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली चेंज होने की कैपेसिटी रखते हैं। और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, यानी कि एनी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल लीड टू साइमल्टेनियस चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अगर एक्स चेंज होगा तो वाई डेफिनेटली चेंज होगा। दैट इज अदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो जैसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन ना उठाना पड़े, यानी कि ये, ठीक, एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, यानी कि जहां से हमने फंक्शन को ड्रॉ करना शुरू किया और एंड तक जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमको अपना पेन ना उठाना पड़े, हम पूरा एक सीरीज में फंक्शन बना पाए, एक सीक्वेंस में फंक्शन बना पाए। ये सीरीज और सीक्वेंस मैथमेटिक्स वाला नहीं है, यानी कि एक तरीके से हमने एक यहां से फंक्शन को शुरू किया और एंड तक हमने ड्रॉ कर दिया, बीच में हमारे कोई भी ब्रेक नहीं आया। ठीक है, अब एक और जो पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी में जो हमें इंटरप्रिटेशन में समझना है वो ये कि ग्रेजुअल चेंज होता है कॉन्टिन्यूटी में, ग्रेजुअल चेंज होगा। ग्रेजुअल चेंज का क्या मतलब है कि बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सडन चेंज आ जाएगा। यानी कि अगर कोई ये फंक्शन है तो ऐसे 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 जा रहा है। अब अगर हम इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी देखें और इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी देखें, इन दो अलग अलग पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी देखें तो कोई खास चेंज नहीं है, यानी कि बहुत ग्रेजुअल, बहुत स्लो चेंज होता है कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट में, सडन चेंज नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी फंक्शन में शार्प टर्निंग्स हैं, किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर शार्प टर्न हो रहा है, यानी कि बहुत तेजी से टर्न हो रहा है, तब भी वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया बहुत ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। अब लेट्स से कि इसके बाद में इस तरीके से फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत शार्प चेंज हो गया ना, यहाँ तक हमारा जो कर्व है वो बढ़ रहा था, यहाँ तक हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद में हमारा फंक्शन डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो यहाँ से बहुत शार्प चेंज हुआ है। लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूअस किस कंडीशन में होगा? डिसकंटिन्यूअस केवल एक कंडीशन में होगा, जिसमें हम ग्राफ जो है वो हमारा उसमें ब्रेक आ जाए या फिर हमें अपना पेन जो है वो उठाना पड़ जाए। यानी कि अगर ग्राफ में ब्रेक आ गया, ठीक है, या फिर ग्राफ कहीं से टूटा हुआ दिख रहा है, जैसे कि मेरा एक ये फंक्शन है, अभी तक ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेकिन अगर इसके साथ में मैं ऐसे और कर दूं तो अब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेट्स से इसको x1 कह देते हैं, तो x1 के पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब हम इसको एक तरीके से ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूं, उससे बहुत इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमारा ये x एक्सिस है और इसमें हमारा ये y एक्सिस है। तो हम मानते हैं जो x एक्सिस है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y एक्सिस को हम कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि जैसे जैसे x में चेंज होगा साइमल्टेनियसली y में भी चेंज होगा। ठीक है, अब समझने वाली बात यह कि जब हमने x की वैल्यू c से थोड़ी सी कम ली तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आई? y1। और जब हमने फंक्शन की वैल्यू c से थोड़ी सी बढ़ाई, यानी कि जब हम d की तरफ बढ़े, जब हम राइट हैंड की साइड की तरफ बढ़े, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? y2 हो गई। इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि c से लेफ्ट में हमारा फंक्शन y1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और c से राइट में हमारा फंक्शन y2 बन रहा है। ठीक है, यानी कि जब c से वैल्यू कम है y1 और जब c से वैल्यू ज्यादा है तो y2। इसका मतलब यह है कि जो हमारा फंक्शन है वो c पे क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, आज की इस वीडियो के आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और ग्राफिकली हम किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए उसमें हमने ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ये समझेंगे कि मैथमेटिकल वे में क्राइटेरिया क्या है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कॉन्टिन्यूटी, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अगर फुलफिल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हम वो देखते हैं। देखिए अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, या फिर हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हमें क्राइटेरिया बताना है अब फॉर कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब हमें इसको एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, लेट्स से हमारा एक फंक्शन है, उसमें एक लिमिट जो है, ठीक है, लेट्स से हमारा फंक्शन है, उसमें लेट एफ एक्स, ये हमारा एक फंक्शन है, और जब हम इसमें a की तरफ टेंड कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? एफ ए। हो रहा है या नहीं हो रहा है
यानी कि कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स की जगह हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, एफ ए। क्यों? जैसे कि मैंने आपको लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में बताया था, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि हम x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे, और कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे जिसमें हमारा x एक फंक्शन की तरफ टेंड करता था, यानी कि एफ ए। इसमें हमारा किसकी तरफ टेंड कर रहा है, a की तरफ टेंड कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, एफ ए। अब देखिए यहाँ पे हमारा a है तो हमारा फंक्शन a है। अब हमारा a से हम राइट की तरफ बढ़े तो हमारा h a प्लस एच हो गया, यानी कि अगर हम a से, ये हमारी एक नंबर लाइन है, लेट्स से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो ये 0 में ऐड है ना समथिंग, तो हमने मान लिया h जो है वो हमारा बहुत थोड़ा सा चेंज है, बहुत मिनिमम चेंज जो है वो हमारा h है, यानी कि 0 प्लस एच। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, h की वैल्यू क्या हो सकती है, एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से आगे की तरफ बढ़ेंगे 1 2, तो ये हमारी h की वैल्यू हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम a के नेगेटिव साइड में जाएंगे तो हमारी क्या वैल्यू हो जाती है, a से कम होंगी, अगर नंबर लाइन ही है ना, ये -1 ये 2, यानी कि एक हमारी वैल्यू क्या हो गई a। अब हम राइट हैंड में जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, a प्लस एच, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, a माइनस एच। इन द सेम वे जब हम फंक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो जो हमारा a है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ए। जब हम a प्लस एच स्टडी करेंगे तो हमारा फंक्शन जो यहाँ पर a है, हम उसमें a नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब a प्लस एच सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेम वे अब यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ ए माइनस एच। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमें ये जानना है कि क्राइटेरिया क्या है। ये समझिए, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इन इट्स डोमेन, यानी कि जो हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था, अगर इसकी लिमिट है, कब है इसकी लिमिट, जब हमारा x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, और किस में, इसके एक डोमेन में। मैंने आपको बताया था हर फंक्शन का एक डोमेन होता है। ठीक है, अगर आपको फंक्शन के डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जब मैंने रिलेशन फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें डोमेन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दिया था। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ये वीडियोस आपको बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। तो अगर x की वैल्यू a है, यानी कि अगर इस फंक्शन की लिमिट है, जैसे जैसे फंक्शन एक x जो है a की तरफ अप्रोच कर रहा है इसके डोमेन में, और ये जो लिमिट है, पहली कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट करती है। पहली कंडीशन क्या हो गई, लिमिट एग्जिस्ट करती है किसमें, अगर हमारा एक लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी भी फंक्शन की इस डोमेन में। और दूसरा मतलब क्या है, जो हमारी लिमिट की वैल्यू है वो हमारी फंक्शन की भी वैल्यू है। लिमिट की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के भी इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, हमारी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैं इसका अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आप लोगों के लिए रीड कर देती हूं। If a function y is equal to fx has a limit as x approach to the point a, as x approach to the point a in its domain, and if this limit of a function is equal to the value of the function, then it is said that the function is continuous. सेम बात वही है, मैंने इसको मैथमेटिकल टर्म्स में आपको एक तरीके से स्प्लिट करके दिखा दिया है। अब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि तो तीन कंडीशन कौन सी हैं जिनकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, ये पता चलेगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। दूसरे में हम चेक करेंगे कि इसके फंक्शन की वैल्यू क्या है। तीसरे में हम लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चौथे में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। अगर फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल है तो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और अगर फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ही समझना है। अब इसमें एक थोड़ा सा न्यूआंस है, जो न्यूआंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, मैंने आपको बताया लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब। अब याद कीजिए लिमिट वाला एक चैप्टर, जब मैंने आपको लिमिट पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि जो लिमिट जिसमें फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, यानी इनफाइनाइट लिमिट हो जाती है, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो लिमिट जो होती है इनफाइनाइट लिमिट को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं।
बेसिकली हमें फाइनाइट लिमिट चाहिए होती है। पहली कंडीशन तो ये थी, और दूसरी कंडीशन ये थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करे, इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेकिन ये वाला जो क्राइटेरिया है ये बेसिकली इंटरवल पे यूज होता है। जब हम एक इंटरवल के एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं। पॉइंट में जनरली हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हम पॉइंट का क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, जब मैं इंटरवल की क्वांटिटी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स को देखा, कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट के बाद में हमने उसका इंटरप्रिटेशन देखा, एक लेमन की लैंग्वेज में देखा, फिर हमने ग्राफिकल देखा, और फिर हमने देखा कि मैथमेटिकल क्या क्राइटेरिया है जिससे हम डिसाइड करते हैं वेदर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसकी फंक्शन वैल्यू होनी चाहिए, लिमिट वैल्यू होनी चाहिए, और ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। और ये सारा क्राइटेरिया माइंडेड पॉइंट के लिए है, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, इंटरवल के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। That's it for today's videos guys। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्टिन्यूटी है वो आगे जाके किस तरीके से इंटरवल पे बनती है, फंक्शंस में कैसे करते हैं, कॉन्टिन्यूटी को चेक कैसे करते हैं, उसके एग्जांपल्स भी हैं। बेसिकली आने वाले टाइम में हम कॉन्टिन्यूटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रॉडली होलिस्टिकली पूरे तरीके से कवर करना चाहते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।